महंगी क्यों हुई और उसका जिम्मेदार कौन है, इसका कोई जवाब कमीशन ना दे पाया। यूटिलिटी स्टोर्स जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने बाकी जगह की तरह भी 2 सियार लगाए हुए हैं, मिलों ने ऑफर की कि हम 70 रुपए की आपको चीनी देंगे। ये 12 जून की बात है। 13 जून को यूटिलिटी स्टोर्स ने कहा नहीं जी हम 63 रुपए में लेंगे। मिलों ने कहा जी हम नहीं कर सकते 63 रुपए में। तो एक पुराना टेंडर था, भाई आपको नहीं मिल रही, नया टेंडर करें, 70 रुपए का रेट तो आ गया आपके पास। एक पुराना टेंडर 78 रुपए 33 पैसे का था, उसके ऊपर जाकर शायद जो हमारे पास नंबर्स हैं 60,000 टन का ऑर्डर दे दिया। ज्यादा पैसे पर ऑर्डर दे दिया गया उन्हीं मिलों को जो 70 रुपए की दे रहे थे। ये 50 करोड़ से ज्यादा की रकम बनती है जो सीधी किसी की जेब में गई है। 45 अरब की सब्सिडी यूटिलिटी स्टोर को दी गई है, उसका भी जवाब इंशाल्लाह दिया जाएगा। ये कौन सा दोस्त खा गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सर, कल के प्रोग्राम में भी हमने चीनी के कीमतों में इजाफे के बारे में बात की थी। आज शाहिद खाकान अब्बासी वजाहत के साथ इल्जामात लगा रहे हैं। ये चीनी और शुगर माफिया का मसला क्या है, ये क्या चक्कर है? तभी तो आज चीख रहे थे सरकारी तर्जमान, लेकिन देखिए उनकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम इसको इजी ले रहे हैं। उन्होंने ऑफर की थी कि 70 रुपए फी किलो आप चीनी हमसे 60,000 मन जो है वो खरीदे। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया चाह और 10 दिन के अंदर हमसे ले ले, 15 को कहा 25 तक ले ले। अब इनके नुमाइंदे कहते हैं, शहबाज गिल क्या नाम है उसका, वो ये कहते हैं कि ये जब उन्होंने कहा था तो उनको पता था कि ये नहीं हो सकता, 10 दिन में नामुमकिन था। अरे भाई, ये कवानीन स्टेट के फायदे के लिए होते हैं या इनका, यानी कि इनको इसलिए फॉलो किया जाता है कि चाहे नुकसान हो चाहे फायदा हो, असल चीज कवानीन होते हैं। बात यह है कि इस पूरे अमल के लिहाज से जो शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे हैं 50 करोड़ का फायदा हुआ है मिल मालिकान को। पहली बार भी जब इन्होंने किया था, यानी सब्सिडी दी थी हुकूमत ने रमजान के लिए 67 बेचने के लिए, तो उस वक्त भी इन्होंने 81-82 रुपए की शुगर खरीदी थी, ये कह के जी हम तो टेंडर से खरीद सकते हैं, और टेंडर में इन्होंने सबने मिलकर ये कीमत कर दी थी। और उस वक्त 67 रुपीज की जहांगीर तरीन ने कहा कि मुझसे इतनी ले लो, मैं देने को तैयार हूं। उन्होंने वो ली नहीं। अच्छा, उसको कानून का सहारा कहते हैं कि अबे कानून जाए जहन्नम में। असल चीज ये है कि अवाम का फायदा किसमें होता है, असल चीज है कि स्टेट का फायदा किसमें होता है, असल चीज है कि जो टारगेट आपका है वो अचीव कैसे होता है। तो रिजल्ट क्या हुआ है? रिजल्ट ये हुआ कि इसके नतीजे के तौर पर इन्होंने देखे जिस चीज पे हाथ डालते हैं वो खराब हो जाती है। गंदम की कीमत आसमान पर चढ़ा दी। अभी वो क्राइसिस नहीं आया गंदम का जो आना है, लेकिन ये बहुत खतरनाक क्राइसिस है। ये मुल्क जिंदा इसलिए है, इसके पास तेल की दौलत नहीं है, इसके पास कुछ और नहीं है, इसकी जरी कुव्वत है। इतनी खुराक पैदा हो जाती है कि हमें भीख नहीं मांगनी पड़ती थी, बाहर से नहीं मंगवाना पड़ती थी। और इसके साथ हमारी कपास, हमारा चावल, हमारा चमड़ा, इसको बेचकर हम कोई 18 बिलियन डॉलर कमा लेते थे। ये हमारी सूरत हाल थी। आपने गंदम का क्राइसिस पैदा कर दिया। चीन गन्ना उगा उगा के अब उसकी रोज एक स्कैंडल जो है सामने आना शुरू हो गया है। अब यूटिलिटी स्टोर के बारे में उन्होंने कहा कि आपने दोस्त लगा रखे हैं, पता नहीं उन्होंने किसको फायदा पहुंचाने के लिए और किससे क्या फायदा। देखें, जब मिल्क मालिकान को आप इतना फायदा पहुंचाते हैं 50 करोड़ का, और पहले जो डील हुई है उसमें शायद इससे भी ज्यादा का फायदा पहुंचाते हैं, तो वो फायदा अकेले तो नहीं खा सकते ना जी। फायदा देने वालों को कुछ तो मिलता होगा। और जब वो चीनी यूटिलिटी स्टोर को महंगी देंगे तो मार्केट में सस्ती देंगे वो। तो ये एक सर्कल है जो बन जाता है इसके नतीजे के तौर पर, और उस नतीजे के तौर पर बनने वाले सर्कल की वजह से फायदा पहुंचता है इंडस्ट्रीज को, और यकीनी तौर पर फिर वो फायदा कहीं पास ऑन भी होता होगा, और समझा यही जाता है, जो सिस्टम है उसमें यही समझा जाता है। तो शाहिद खाकान अब्बासी ने इस पर ठीक ठाक आज जो है तबसरा किया और बड़ी खुल के बात की है। जब सरकारी तर्जमान उनके खिलाफ कुछ बोल रहे थे और कह रहे थे। जी सर, अगली स्टोरी पे बात कर लेते हैं। सर, पेट्रोल के मामले खुसूसी नदीम बाबर का कलमदान वापस ले लिया गया है। जी, अब ये दूसरी कहानी। अभी आप शुगर की बात करते हैं, अभी आप पेट्रोलियम करते हैं। पिछला 1 महीना शहर में पेट्रोल नहीं था, मुल्क में पेट्रोल नहीं था, पेट्रोल पंप बंद थे। ये कभी हुआ नहीं इस मुल्क। इन्होंने पेट्रोल सस्ता किया, नतीजे के तौर पर पेट्रोल नापैद हो गया, लोगों को मिलता नहीं था।
कभी नहीं हुआ ज्यादा से ज्यादा चंद घंटे के लिए पेट्रोल नापैद हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा एक आध दिन के लिए हो सकता है। ये नहीं कभी हो सकता कि ये पेट्रोल जो है पूरा महीना आपको दस्तयाब ना हो। और जिस दिन आपने यकम का इंतजार किया बगैर 26 तारीख को आपने गैर मामूली कीमतें बढ़ाकर 25 रुपए बढ़ा दी, गैर मामूली कीमतें, उसी दिन अगले चंद घंटे के अंदर पेट्रोल जो था पेट्रोल, जिसका मतलब था यहाँ उसकी किल्लत नहीं थी। देखिए नदीम बाबर जो हैं, इनको ये भी कहा जाता है कि शहबाज शरीफ के पास भी इन्होंने काम किया, कुछ इनके और बैकग्राउंड वो नहीं कहता, लेकिन ये नालायकी तो उनकी है ना जी। आपने फैसला नहीं किया, आपने पेट्रोलियम के बारे में आधे पेट्रोलियम को रोक दिया, और रिजल्ट ये हुआ कि जब पेट्रोल की कीमतें नायाब ये हो गई पेट्रोल मुल्क में, उस वक्त फायदा किसने उठाया होगा? 150 रुपए का पेट्रोल मिलता था हाई ऑक्टेन कहकर, वो पेट्रोल यही होता था जी। वो पेट्रोल अब शहर में आम है, तो जाहिर है कि इमरान खान ने ठीक किया, उनसे उनका कलमदान वापस लिया। अभी ये नहीं बताया कि उनको फारग कर दिया गया। कलमदान वापस लेने का मतलब ये है कि वो अब पेट्रोलियम के मेहमान खुसूसी नहीं रहे, किसी और चीज के बना दिए जाएंगे। वो सारी रियायतें वो जो कुछ होती हैं उनको वो बार बार वजारतों की तब्दीली से हुकूमत अपना हदफ पूरा कर लेगी। तब्दीली क्या होती? कुछ ही तब्दीली नहीं है। आप एक आदमी को लेते हैं, उसको एक ऊंचा ओहदा दे देते हैं, काम तो ब्यूरोक्रेसी चला रही है। कौन पूछता है इन एडवाइजर को? कौन पूछता इनको? ये तो सब चंद मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठे और कुछ नहीं करते। और ये जो है, ये इमरान को सिर्फ अपनी टीम को, अपने लोगों, आपने निकाल दिया, उसको सजा दे दी, उसको जो भी समझे आप कर दिया। पहले सजा नहीं ये है, अगर आपने निकाल दिया तो आम आदमी को क्या फायदा हुआ जिसको 1 महीने पेट्रोल नहीं मिला? एक नाहल नलायक आदमी और एक नलायक सिस्टम ने, ओगरा हो या पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री हो या सब लोग हो, मिलकर 1 महीना लोगों को तंग किया। आप इसको मामूली बात समझते हैं? पेट्रोल तो हमारी सिक्योरिटी की चीज है। अगर पेट्रोल सचमुच नायाब था तो हमारी सिक्योरिटी एट स्टेक थी। इस मुल्क की सिक्योरिटी के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए, दफा के लिए जरूरी है कि हम एक खास हद तक पेट्रोल का जखीरा रखें। इन्होंने 3 हफ्ते रखे हुए हैं, एक जमाने में 2 हफ्ते होते थे। लोगों की ख्वाहिश है कि 1 महीने से ज्यादा का पेट्रोल हमारे पास हो। खुदा ना खास्ता जंग शुरू हो जाए तो हमारे पास वो जखीरे मौजूद हैं जिसके साथ मिलकर हम बात को आगे बढ़ा सकें और लड़ सकें। जी, ये इनके ज़हन में नहीं आता जी। सर, बिजली की तलब को पूरा करने के लिए फर्नेस ऑयल की दरामद पर भी पाबंदी खत्म कर दी गई है। ये भी वही बात, एनर्जी का तो उन्होंने क्राइसिस पैदा किया हुआ ना, कीमतों का भी किया हुआ है। फर्नेस ऑयल भी प्रॉपर इसकी मिनिस्ट्री में आता है। देखिए, ये चीखते हैं जी हम सस्ती बिजली पैदा करनी चाहिए थी। सस्ती बिजली, पन बिजली से ज्यादा सस्ती बिजली कोई नहीं है। उसके बाद एटॉमिक बिजली होती है, लेकिन पन बिजली आपको, जिसको हाइड्रो पावर कहते हैं, वो आप लगा ही नहीं सकते थे। सिर्फ एक नंदीपुर का इन्होंने थोड़ा ठीक किया था, या नीलम जेलम जो था प्रोजेक्ट जो कि अबैंडन हो गया था, वो उन्होंने ठीक किया। अब 2 ऑप्शन थे। एक तो उन्होंने राजा परवेज अशरफ वगैरह ने किया था कि रेंटल पावर ले आए थे, वो तो सफेद हाथी थे, उन्होंने बिजली पैदा करके दी। इन्होंने प्लान किया, प्लान करने के बाद कहा कि सबसे सस्ती बिजली, पानी के बाद बिजली क्या पैदा होती है, सूरज की शुआओं से बनाया जी। वो इतना नहीं बन सकता था, वो एक्सपेरिमेंट था। दूसरा उन्होंने क्या किया, दूसरा ने कहा कोल का लगाओ, जामशोरा में कोल का लगाया, उसके बाद कादराबाद साहिवाल में लगाया। उसके बाद प्लान किया था कि हम 10 ऐसे पावर प्रोजेक्ट जो है वो लगा लेंगे हब पर। सस्ती तरीन चीज थी। लोगों ने कहा जी अब तो कोयले से आप फजा को मुकद्दर करेंगे, खराब करेंगे। उन्हें कभी हमें बिजली चाहिए यार, बिजली चाहिए। सस्ता तरीन जो फ्यूल था वो इस्तेमाल किया। अब कहते हैं इंपोर्टेड किया। अब तेरे यहाँ कोयला है तो बताओ, वो ले ले। थर का कोयला तो वहां से निकाल कर कहीं ले जाया नहीं जा सकता। अब थल का जो पावर प्रोजेक्ट बना है वो भी नवाज शरीफ का शुरू किया हुआ है, फखर ये कर रहे हैं उस पर जी। देखे अब रिजल्ट क्या निकला। रिजल्ट निकला कि हब का तो उन्होंने ड्रॉप किया। उसके बाद उन्होंने किसी ने कहा कि गैस के लग सकते हैं। उतनी तेजी के साथ ये शाहिद खाकान अब्बासी ने गैस लाने के लिए टर्मिनल चाहिए होते हैं, जो उस लिक्विड गैस को कन्वर्ट कर, उसके लिए इतनी तेजी के साथ प्रोजेक्ट लगाए और कतर के साथ एग्रीमेंट किया। अब आप कहते हैं जी ये पैसे खा गए, पैसे खा गए। अरे भाई, उसने सस्ता जो एक फ्यूल था वो आपको मुयस्सर किया और उस फ्यूल के नतीजे पे आपके कारखाने लगने शुरू हुए। जहां पंजाब में 3 कारखाने लगे। रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट है कि अब आपके पास बिजली है। आपका नंदीपुर भी चला, फिर आपका जेलम नीलम जो आपने अबैंडन कर दिया था। हमारे बिलों में से, बिजली के बिलों में से हर यूनिट पर एक खास किस्म की एक खास टैक्स लगता था, जिसे जेलम नीलम पावर प्रोजेक्ट टैक्स कहते थे। वो हम कई साल से दे रहे हैं, मुशर्रफ से पहले दे रहे हैं जी। और आखिर में कहते थे इसको अबैंडन कर दो, ये चल ही नहीं सकता। वो चला दिया इन्होंने।
अब आप अगर आप पावर स्टेशन नहीं लगा सकते तो ये आपकी गलती होगी। महमद का है, बादशाह का है, और कल परसों को इफ्ताह भी किया किसी का। अब आप लगा सकते हैं, अब आपके पास पावर है, काबू वो नहीं आ रही। वो जो आ गए थे हमारे उमर अयूब कि मैंने खत्म कर दी है लोड शेडिंग, ऐसे लगता था जैसे मैं कहा करता हूँ कि रेहाना से अपने गांव से ब्रीफ केस में बिजली लेके आ गए थे। अरे बिजली पहलों की बनाई हुई है। अब जरूरत यह है कि आप अपने वेलकम बैक नाज़रीन। सर, ब्रेक पर जाने से पहले हम फर्नेस ऑयल की दरामद की पाबंदी जो खत्म हुई है उस पर बात कर रहे थे। सर, इसके साथ ही अगर हम देखें तो लोड शेडिंग में दिन ब दिन जैसे जैसे गर्मी में इजाफा हो रहा है, लोड शेडिंग में भी मसला जो है, लोड शेडिंग का ही मसला है। वो हो ये रहा कि ये के इलेक्ट्रिक जो है ना, इसके बड़े प्रॉब्लम है। इसके प्रॉब्लम ये है, मैंने इसको शुरू से देखा है, कभी ये सूबे के पास चली जाती थी, इंडिपेंडेंट इदारा है, कभी सूबे की निगरानी में आ जाता था, कभी वफाक की निगरानी में आ जाता था, कभी इंडिपेंडेंट इदारे को कहा जाता था बिल्कुल ऑटोनोमस है, कभी कुछ किया जाता, फिर इसे प्राइवेटाइज कर दिया गया। प्राइवेटाइज किया गया तो जिस पार्टी, सऊदी पार्टी को शायद दिया गया था, उस पार्टी ने पैसे तो लगाए, उसके बाद उसको उन्होंने लोकल लोगों को दे दिया। वो पैसे कमाते गए, ले जाते गए, उन्होंने कोई जो तय था इनसे एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे वो नहीं बनाया। अब जिस पार्टी के पास है, बड़ी पार्टी है, राज की पार्टी है, और वो बेचना चाहती है शंघाई उसको कंपनी को, लेकिन वो इसलिए नहीं बेच पा रही कि उस पर इंटरनेशनली कई पैसों की जो है लाइबिलिटीज हैं, वो शायद कैद में है वो साहब। और रिजल्ट ये निकला है कि ये बिल्कुल मुअल्लक हो गई है, कोई इन्वेस्टमेंट हुई नहीं इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर। बिजली की हुआ कि पिछले दिनों जो एक तरह पेश आया, सूरत पेश आई, उसमें उन्होंने कहा गया कि तुम बिजली अपनी क्यों नहीं बनाते। पहले होता था अपनी इसलिए नहीं बनाते थे कि अपनी फर्नेस ऑयल पे बनती थी, वो महंगी पड़ती थी, वापडा की इनको सस्ती पड़ जाती थी, वापडा की ले लेते थे। लेकिन जब ये हुआ, मसला पैदा हुआ, तो उन्होंने अपनी बिजली पैदा करने की बात की। पहले कहते थे बिन कासिम के पावर स्टेशन जो हैं वो तो खराब पड़े हैं जी, मरम्मत के लिए है, फलाना है फलाना है। अब इन्होंने ये हुआ पता चला कि फर्नेस ऑयल ही नहीं है। हुकूमत की पॉलिसी अजीब है कि इन्होंने डीजल पर खबर सबसे पहले कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है, सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है, तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक। गर्मियों में होती है, गर्मियों में अभी मंगला और तरबेला के डैम से तो इतनी बिजली नहीं आ रही कि आप अपनी सारी कमी को पूरी कर सकें। रिजल्ट हुआ कि फर्नेस ऑयल का एक तरह का शॉर्टेज पैदा हो गया, जिस तरह ऑयल का हुआ था। और वो शॉर्टेज इसलिए भी हुआ कि आपने उसकी कीमतें भी उसी हिसाब से कम करनी थी जिस हिसाब से पेट्रोलियम की थी। रिजल्ट निकला कि वो खड़े थे। अब उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने पाबंदी लगा दी थी ताकि कोई जहां इकट्ठा ना हो और पीएसओ अपना पेट्रोल फर्नेस ऑयल बेच सके। अब इन्होंने इजाजत दी है सबको कि आप मंगवाए जाए। ये स्वाय नाअहली, बेवकूफ़ी, मिसमैनेजमेंट के और कुछ नहीं कहा जा सकता इसको बदनीयती तो मैं किसी सूरत में भी नहीं कहूँगा, नाअहली तो कहना ही पड़ेगा, इसके अलावा चारा कोई नहीं है, कोई रास्ता भी नहीं निकलता। लेकिन कराची के लोग इस लोड शेडिंग से खास तौर पर परेशान है। हमारे पुराने पावर स्टेशन फर्नेस ऑयल पे चलते थे, अब जो नए बने मोर एफिशिएंट, जो गैस पर हैं, कोयले पर हैं, वो बेहतर बिजली पैदा कर, सस्ती बिजली, कहने महंगी बिजली के पावर स्टेशन लगा दिए, तो सस्ती के तो अब बिजली पानी से लगेंगे ना। ये वो जब डैम बनेंगे तो लगेंगे, और वो बनेंगे इंशाल्लाह, ऐसी सूरत नहीं है कि ना बने। ये एक स्टेट है, और इसमें अगर आप कोई मिसाल के तौर पर आपने सी पैक को बंद रखा, अब आसिम सलीम बाजवा को जब खास तौर पर इस काम को सौंपा गया तो उन्होंने सी पैक के साथ अब ML1 का जो एक एग्रीमेंट है वो शुरू कर दिया, यानी कि रेलवे लाइन पेशावर से चलती हुई जो कराची जाना है चीन की मदद से वो शुरू कर दी। वही काम चलेगा तो तरक्की होगी और आप आगे बढ़ेंगे, वरना आप चीखते रहेंगे कर्जे 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 कर्जे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सॉवरेन कर्जा होता है मुल्क, उसकी मदद से अगर डेवलपमेंट का काम करते हैं तो अच्छी बात होती है, अगर अपने अखराजात पूरा करने के लिए करते हैं तो वो बुरी बात होती है। आजकल जो कर्जे लिए जा रहे हैं वो अखराजात पूरे करने के लिए। डेट सर्विसिंग तो हमारा एक है ही है प्रॉब्लम। आपको कह दीजिए, एक जमाने में हमारे यहाँ बड़ा तरीका था, हमारा लेफ्ट कहता था जी डिफेंस बजट बहुत ज्यादा है, अब वो प्रोपोर्शनली अब उनको कहना जरा मुश्किल हो गया है। बहरहाल अब फर्नेस ऑयल की जो सारी कहानी है पेट्रोलियम से जुड़ी हुई, नदीम बाबर से जुड़ी हुई, और पहले जो शायद खाकान अब्बासी कहते हैं उसी कहानी का ये एक ही हिस्सा है जो आपने 3 हिस्सों में मुझसे पूछा है, और मैंने भी उसका जवाब एक कंटिन्यूटी के साथ देने की कोशिश। सर, अगली स्टोरी पे बात कर लेते हैं। सर, ऑपोजिशन के जो 7 अराकीन है, उस्मान बुज़दार से उन्होंने मुलाकात की है। ये वो अराकीन है जिनको पार्टी पहले भी शोकाज नोटिस जारी कर चुकी है।
क्या देखते हैं कि ये उस्मान बुज़दार से मुलाकातें किस तरफ, ये पंजाब में क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है? मैंने एक देखा था आज प्रोग्राम में जिसमें एक बदतमीजी भी की इनमें से एक शख्स ने हमारे बड़े सीनियर साथी के साथ। और भाई आप इलाके के मसाइल लेके बैठ गए हुए, किसी ने कहा चचा भतीजा है बुज़दार के साथ ताल्लुक उनका, कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने कहा कि जी वो उन्होंने सारा मसला पैदा हुआ है वो तो हम अपने मसाइल लेके गए थे। ये दबाव पड़ता है उस वक्त जब डर होता है। जब इमरान ने कहा कि -1 फार्मूला, तो ताकत शो करने के लिए इन्हें कुछ हाथ पांव मारने पड़ते हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि सचमुच -1 फार्मूला होना होगा अगर, तो फिर यही लोग जो है दूसरे बैठे होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अज़मा बुखारी ने ठीक बात की है, उन्होंने कहा कि हम इसकी वजह से जो सारी सूरत खराब हुई है, पैदा हुई है, हम जो है इनको शो काज नोटिस दे रहे हैं और पार्टी इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले रही है और कर रही है। लेकिन मेरे ख्याल में इसका फिलहाल किसी भी सिचुएशन पे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये शो किया गया है कि हुकूमत नहीं बदल रही, हुकूमत बदलने का कोई इम्कान मौजूद नहीं है, सिर्फ ये शो किया गया और कुछ नहीं है। बाकी उसने कहा कि ये तो पहले भी लोटे थे, फिर भी लोटे रहेंगे और लोटे बनते रहेंगे वगैरह वगैरह, इस तरह की बात उसने की है। जी जी सर, आप क्या देखते हैं कि बतौर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार है, उनकी कारकर्दगी जैसी भी रही, लेकिन बतौर पार्टी वर्कर उन्होंने ये जो इनसे मुलाकातें की हैं जाकर, ये जो तमाम मामला वो सारा मैनेज किया बेनिफिशियरी इनके लिए होगा, वो मैनेज किया जाता है। उनकी बेनिफिशियरी तो यही है कि वो इमरान खान जब तक उनके साथ हैं वो ठीक है, मौजूद है, उन्हें कोई जरूरत नहीं है किसी आदमी के। अब शहबाज गिल उनको पसंद नहीं था, उनको हटा दिया, वफाक में ले गए। ये इन्हें अपने, अब फैजल हुसैन चौहान को बड़ी एक तरह से बेदर्दी से निकाला गया था शुरू में, अब वो फिर बड़े चहेते हैं। तो ये वही लोग हैं जिनको ये आगे पीछे करते रहेंगे और यही इनका मजाज है, किसी बात पे सजा भी देंगे, 2 दिन के बाद इनाम दे देंगे, इसलिए इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। जी सर, अगली स्टोरी पे आते हैं। सर, इलेक्शन के बाद पहली मर्तबा अवामी पसंदीदगी में मुस्लिम लीग नवाज जो है वो तहरीक इंसाफ से आगे निकल चुकी है। असल में देखें, जो अवामी पसंदीदगी, जब कोई हुक्मरान बन जाता है तो उसकी पसंदीदगी में इजाफा हो जाता है। लोग कहते हैं इसको देखो, इसको समझो, इसका काम करो। और इसके बावजूद भी कि एक आम सतह पर तहरीक इंसाफ जो थी खासी बदनाम भी हो रही थी, लेकिन लोगों का जो मजाज था वो कहता है अभी देखो यार, इनको देखो। अब पहली बार ये हुआ है कि इस तमाम इफ्स एंड बट्स के बावजूद भी लोगों ने राय दी है इनके खिलाफ। बड़ी मजे की राय है। 27% ने कहा है मुस्लिम लीग नून हमारे मसाइल हल कर सकती है, वो जीतेगी। 24% ने कहा कि पीटीआई कर सकती है। 3% का फर्क है, लेकिन ये बहुत मीनिंगफुल है। और इससे भी मजेदार बात यह है कि 27% कहते हैं कि हमारे मुल्क के मसाइल जो है वो शहबाज शरीफ हल कर सकते हैं। जहां नवाज शरीफ नहीं आया लीडर, जहां तो शहबाज शरीफ मौजूद है ना, वह कर सकते हैं। और सिर्फ 22% ने कहा, यानी 24 से भी कम, पार्टी से भी कम, कि इमरान कर सकते हैं। इस पूरी सिचुएशन से ये पता चलता है कि लोगों की फजा भी बदल रही है और लोगों का मजाज भी बदल रहा है और वो कुछ समझने लगे हैं कि यार ये शहबाज था, मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, ये प्रॉब्लम तो नहीं था, वो प्रॉब्लम नहीं था, ये गंदम का प्रॉब्लम, ये आटे का प्रॉब्लम, ये चीनी का प्रॉब्लम, ये तेल का प्रॉब्लम, पेट्रोल का प्रॉब्लम, ये तो पैदा नहीं होते थे। अब तो टिड्डी दल भी आ रहा है, कोरोना ही पता नहीं इनकी वजह से आया होगा। तो ये सारी फजाएं जो पैदा होती हैं उससे एक पूरी एक बदली हुई फजा जो है वो इस वक्त इमर्ज कर रही है। जी जी सर, अगली स्टोरी पे आते हैं। सर, पीआईए की मलकियत में जो रोजवेल्ट होटल को बेचने का फैसला था वो वापस ले लिया गया है। असल में ये रोजवेल्ट होटल जो है ना, पीआई का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस असासा है जी। मैं उसमें गया हुआ हूँ। हम जब अमेरिका के दौरे पे थे तो हम तो स्टेट डिपार्टमेंट के दौरे पे थे और उसी वक्त मुशर्रफ भी अमेरिका आए थे। एक दिन कोइंसाइड हो गया था। तो जिस होटल में हमने ठहरे थे उससे चंद वॉकिंग डिस्टेंस पर ये होटल था। और कमाल की बात यह है कि इस होटल से बाहर निकले ना, ऐसे वॉकिंग डिस्टेंस पर जाएं तो सामने आपको यूएनओ की इमारत नजर आती है। अच्छा। यानी यूएन के दफ्तर में जाने और वहां काम करने के लिए बेहतरीन जगह यह है कि आप रूजवेल्ट होटल में ठहरे। और बड़ा तारीखी होटल है, 1924 में बना था। उस वक्त रूजवेल्ट गवर्नमेंट प्रेसिडेंट थे, उनके नाम पे रखा गया। और बड़ा एक लंबा अरसा इसको हिल्टन ने भी खरीदा और लोग, ये पहला होटल था जहां पेट्स ये होते हैं जी। और अब बच्चों के जगह यानी कि उनकी लुक आफ्टर के लिए बनाई गई थी। फिर पहला होटल था जिसमें टीवी लगाए गए थे। और ये इस होटल की कमान ये है कि वहां तो सड़कें एक दूसरे को क्रॉस करती होती हैं और कुछ फासले पर जो सेंट्रल स्टेशन है यानी अंडरग्राउंड जहां से जाना, वहां रास्ते नीचे जो सुरंगों की शक्ल में वहां तक जाते हैं। यानी ये एक
बिल्डिंग बहुत बड़ी, यानी कि पता नहीं कितने कमरे, 400 कुछ कमरे कितने हैं, और बहुत शानदार बिल्डिंग बनी हुई है। फिर ये पीआई ने 79 में इसको पहले लीज पे लिया एक सऊदी के साथ मिलकर, फिर उन्होंने अपने 1% शेयर रखे, बाकी पीआई को बेच दिए। अच्छा, बुरे वक्तों में भी ये बहुत अच्छा चलता रहा, नुकसान होता होगा, लूट मार तो हमारे यहाँ पड़ी हुई है ना जी, बिल्कुल। यानी कि ये वो असासा के वो सामने जनरल असेंबली का ऑफिस है, वो असासा के सेंट्रल स्टेशन जो अंडरग्राउंड है वहां के लिए वह सूंघ जाती है जी। वो असासा जिसकी शोहरत ये है कि इसके अंदर पहली बार टीवी लगाया गया होटलों के कमरे में, उससे पहले नहीं था। आज एक पूरी कहानी है उसकी, और जब पीआई के पास आया तो उसने भी रेनोवेशन में कोई कमी नहीं की थी, उसको आप बेचना चाहती हैं औने पौने, आप उसको प्रोफेशनल मैनेजमेंट के तहत चलाते क्यों नहीं है? अच्छा, इस पर जब शोर पड़ता है तो हम चीखने लगते हैं। अब शोर पड़ा, आई में अपने वर्ल्ड बैंक ने कुछ कहा होगा, लेकिन जब आज बात हुई तो काबीना ने कहा कि नहीं भी बेचना मुश्किल है, इसे यूं करते हैं किसी के साथ मिलकर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप कह लीजिए, या दो पार्टियों की पार्टनरशिप कह के इसको हम चलाते हैं, किसी को मैनेजमेंट दे दें या कुछ कर लें, मैनेजमेंट देंगे किसी को ये, और उनसे इन्वेस्ट कराएंगे, चला के इसे देखते हैं कि कैसे चलता है। तो ये एक हमारा एक प्रेस्टीज पॉइंट भी बन गया हुआ है न्यूयॉर्क में, इतनी बड़ी चीज का होना। देखिए पीआई क्या थी, शेवर, पीआई शेवर, ये जो ब्रायलर मुर्गी खाते हैं इसकी आगाज पीआई ने की थी, पीआई शेवर कहलाते थे वो। और उसके बाद देखिए ये होटल तमाम खेलों को वो एक तरह के स्पॉन्सर करते थे, हॉकी, क्रिकेट, स्क्वाश, सबके को स्पॉन्सर करने वाले थे। सत्यानाश कर दिया आपने हर अदारे का, हर चीज का सत्यानाश करने में तो बादशाह है। अब तो आपने पायलट्स का केस बना के, किसी ने अच्छा फिक्रा कहा है कि आपको तो पायलट ग्राउंड करने थे, आपने पीआई के ग्राउंड कर दी जी। तो ये एक खासा सर यहाँ पे मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक से आने के बाद प्रोग्राम में शामिल करेंगे कि हुकूमत ने ग्रेड 1 से 16 तक 80,000 असामियां खत्म करने का फैसला किया है। इसकी क्या वजह है, सजाद मीर साहब से पूछेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सर, हुकूमत ने ग्रेड 1 से 16 तक 80,000 असामियां खत्म करने का फैसला कर लिया है। हुकूमत ने तो वादा किया था कि नौकरियां देंगे। अच्छा, मजे की बात है, ग्रेड 1 से 16 तक फारग कर रहे हैं, और उसके ऊपर के जो अफसर लोग हैं उनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। अच्छा, उन्होंने दलील ये दी है, एक तो खैर IMF ने और वर्ल्ड बैंक ने कहा कि अपने अखराजात इस मामले में कम करो, और जो बजट है वो लोग जो हैं वो 6,80,000 लोग मुलाजिम हैं हमारी हुकूमत के, जिसमें 80,000 असामियां एक साल से खाली पड़ी हुई हैं, ग्रेड्स 1 से 16 तक की, वो कैसे इसको खत्म कर दो, गुजारा कर लेंगे। और क्या है, चपड़ासी हैं, क्लर्क हैं, छोटी शामी हैं, और कुछ सेक्शन अफसर लेवल भी मुश्किल होगा, सेक्शन 17 का हो जाता है, 16 का नहीं होता, वो पोस्ट हैं। उन्होंने कहा नहीं वो, लेकिन जो हमारे यहाँ पोस्ट दूसरी हैं, नर्सिस हैं, टीचर्स हैं, अच्छा ये हम करेंगे, कह जो रहे हैं। हुआ क्या है, हुआ ये कि इस वक्त सारी दुनिया में सूरत हाल ये है कि हमारा जो बजट है उसमें 470 बिलियन जो है वो पेंशन के हैं। अच्छा। और उसमें 370 जो है वो फौजी पेंशन है, वो सिविलियन बजट में आती है। कोई 100 बिलियन ये होगा, और कुछ 5-7 बिलियन जो है ना, 375 कितने का बजट है, इसको कम करना। अच्छा, ये जो लोग हैं 1 से 16 तक, ये कहते हैं कि इनको इसलिए फारग करना है कि ये हमारे टोटल अखराजात के जो तनख्वाहों के है और दूसरी चीजें हैं, उन अखराजात का कोई 95% है, और इसको कम करके कहा गया है कि आप 50 पे लाए जी। अच्छा, अब उसमें लेकिन असर किस पे पड़ रहा है, आपके गरीब तबके पे पड़ रहा है, आपके निचले तबके पे पड़ रहा है, आपके उन लोगों पे पड़ रहा है जो कि असल जरूरतमंद है, और जिनके बारे में सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि वो जब खत्म होंगे तुम पता नहीं कितने घरों में जो है एक मुश्किल सूरत हाल पैदा होगी जी। बिल्कुल। अच्छा, ये इशरत हुसैन की रिपोर्ट है, डॉक्टर इशरत हुसैन जो स्टेट बैंक के गवर्नर भी रहे हैं, और जो अब हमारी रिफॉर्म्स कमेटी के सरबराह हैं, ये उनकी रिपोर्ट है, उनकी तैयार की हुई है। भले आदमी वैसे, लेकिन हैं तो ब्यूरोक्रेट ना जी, और हैं भी DMG के, और इनका जो खास मजाज होता है उस मजाज के तहत ये सारे कर रहे हैं। मैंने बहुत से अदाद शुमार जो थे वो लिख भी लिए थे, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, इतने ही काफ़ी हैं कि इसका रिजल्ट ये होगा कि एक
बहुत बड़ा तबका जो है ना वो बेरोजगार होने वाला है। वादा इनका ये था कि हम नौकरियां देंगे। अच्छा, नौकरियां अमूमन छोटी छोटी जो हैं यही इंपॉर्टेंट हुआ करती हैं। और यहां भी पता चला था, शौकत अजीज लेकर आए थे, मसलन पेंशन का मामला है, शौकत अजीज एक प्लान लेकर आए थे कि पेंशन के मामले पर उन्होंने ये कहा था कि हम ये पेंशन का सिस्टम खत्म करते हैं और उसकी जगह लोगों की तनख्वाहें बढ़ा देते हैं, जिसमें ट्रैक सिस्टम वो जो था, अगर आप प्रोफेसर हैं और प्रोफेसर के तौर पर आपकी तनख्वाह 1.25 लाख बनती है या 1 लाख बनती है, तो आपको कहा जाएगा आप 3 लाख ले लें, 3 साल के लिए आप जॉब करें, 3 साल के बाद फिर ये ना पैसे बचाएं और पेंशन न लें और फिर गुजारा करें। वो सिस्टम हमारे यहाँ चला नहीं, वो एक अमेरिकन सिस्टम है। हम जो है एक लंबे अरसे से ब्रिटिश सिस्टम पर चले हैं, जिसमें एक पेंशन के सिवा है क्या हमारे पास? क्या? बिल्कुल। अच्छा, वो लोगों का एक सिक्योरिटी थी कि सरकारी जॉब में ये चीज मिल जाती है, वो अगर आप खत्म करेंगे तो एक ज़ाहिर है कि एक सूरत खराब होगी। ये सारा मनसूबा जो है इस वक्त तो ये है कि गरीबों की कोई 80,000 की तादाद की नौकरियां जो हैं वो फारग कर दी जाएं और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये कोशिश की जाए कि बाकी नौकरियों में जो लोग फारग होते जा रहे हैं उनको उनमें इजाफा ना किया जाए। ये एक दुख भरी कहानी है जो हमारे यहाँ शुरू होने वाली है। जी सर, अगली स्टोरी पे बात कर लेते हैं। सर, शिबली फराज कहते हैं कि इमरान खान की वजह से पीटीआई है, पीटीआई की वजह से इमरान खान नहीं है। कल हमारे दोस्त अहमद फराज के बेटे ने ये बात कही है। मैं अब क्या इस पे तबसरा करूं। मैं अहमद फराज पे बड़े मजे के सख्त किस्म के तबसरे करता था, हालांकि दोस्त थे हमारे, बल्कि अमेरिका जाने से पहले मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आखिरी बार वो कराची में मेरे यहाँ ही खाने पे आए थे, यूसुफ साहब भी थे। ये इस फिक्रे का मतलब क्या है? इस फिक्रे का मतलब है जो एमक्यूएम कहती थी कि पार्टी नहीं लीडर चाहिए। लोग जब एमक्यूएम के बारे में बात करते थे वो कहते पार्टी नहीं लीडर चाहिए, हमें अल्ताफ हुसैन चाहिए। रिजल्ट क्या है कि उससे बड़ी फिस्ताई जमात या उससे बड़ी फासिस्ट जमात या उससे बड़ी डिक्टेटोरियल मजाज की जमात पाकिस्तान की तारीख में नहीं आई। नहीं, बिल्कुल। आप यही जमात पीटीआई को बनाना चाहते हैं। जब आप कहते हैं, आप यही तो कह रहे हैं कि पीटीआई जो है वो इमरान की वजह से नहीं है। इमरान जो है वो इमरान पीटीआई की वजह से नहीं है, पीटीआई इमरान की वजह से। बात ठीक है, असूली बात ठीक है, असूली बात है तो वो भी ठीक है जो इमरान कहता है कि कुर्सी मजबूत तो नहीं कहा था, लेकिन उससे मतलब वही निकलता था, यही निकलता था। अगर -1 करना चाहते हो तो मैं जाने वाला नहीं है, फलां बात। तो इस पर अब बात इनके जहनों में आ चुकी होनी चाहिए कि तकब्बुर अच्छी चीज नहीं है। अगर आप कहेंगे कि लीडर की वजह से हम चल रहे हैं और वही सब कुछ है, बात ठीक भी क्यों ना हो, नवाज शरीफ की वजह से मुस्लिम लीग नून है। और देखा जाए तो सारे लोग एक तरफ थे, मुर्तजा भुट्टो थे, ये थे वो थे, लेकिन जो बेनजीर आ गई वही पीपल्स पार्टी बनी। और उसके बाद जरदारी के पास जब इख्तिदार आया तो जिधर जरदारी था वो है। अब एक नौजवान आ गया बिलावल, जिधर वो है वही पीपल्स पार्टी कोई और बनाना चाहेगा, बनेगी नहीं। असूली बात तो ठीक होती है, वरासत यही होती है, लेगेसी यही होती है जो अब तक मुंतकिल होती है। लेकिन इसको इस लहजे में समझना और बयान करना और उसका इजहार करना एक तरह की आमराना जहन का, फिस्ताई जहन का इजहार होता है। शिबली साहब नहीं ऐसे नहीं करें, ऐसे नहीं करें। सर, आखिरी स्टोरी पे बात कर लेते हैं। सर, इंडिया ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में चीनी फौजी मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इसकी तरदीद कर दी है। असल में वो उनको अब उन्होंने लद्दाख में गए हुए हैं ना, तो लद्दाख में तो पटाई हो गई, इंडियन फौजें वहां बैठी हुई है। अब उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि गिलगित तो बल्तिस्तान को बचाने के लिए, शाहराह कराक्रम की तरफ बचाने के लिए फौजी वहां पहुंच गए। उनको गलतफहमी अजीब लगती हैं। एक जमाने में अमेरिका में स्टोरी या बरतानिया में छपी थी कि चीनी फौजी जो हैं वो गिलगित तो बल्तिस्तान के इलाके में गहरी सुरंगें खोद रहे हैं और लंबी सुरंगें खोद रहे हैं और 7,000 फौजी वहां काम कर रहे हैं और वहां वो एटम बम छुपाना चाहते हैं, वो एटम बम रखने के लिए बना रहे हैं। एक पूरी कहानी छप गई। कहानी ये थी, ये अताबाद झील है ना, हमने उनसे बात की, उसके नीचे अंडरग्राउंड हमने रास्ता बना लिया, रास्ता बंद हो गया था हमारा, चीनियों की मदद से रास्ता बनाया। अच्छा, उनके जो लोग आके काम करते हैं वो उनकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लोग होते हैं, वर्कर होते हैं, खुदाई वही करते हैं, फावड़े लेके काम करते हैं, लेकिन वो पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लोग होते हैं। चुनाचे उन लोगों को लगा कि ये फौजी है, फौजी यहाँ आ गए हैं और अंडरग्राउंड काम कर रहे हैं और एटम बम रखेंगे जहाँ। वो था भाई, हम सुरंग बना रहे थे ताकि हमारा रास्ता जो है वो खुल जाए। ऐसे ही पता नहीं हो सकता, गलतफहमी नहीं हुई उनको, वो जानबूझ के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और ये भी प्रोपेगेंडा कर दिया कि पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पे फौजों की तादाद बढ़ा दी है। वो बढ़ा देनी चाहिए जरा वैसे तो, ताकि चीन में उधर बैठा हुआ है, इधर हम थोड़ा बड़े, उन पर दबाव पड़े, लेकिन पाकिस्तान ने कहा भी ऐसी कोई बात नहीं है, इनका सिर्फ अफवाह है,
इनका वहम है जिसमें वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। सही सर, क्लोजिंग रिमार्क्स दीजिए। क्लोजिंग रिमार्क्स ये जी, आज बहुत सारी कहानियां थी, इतनी कहानियां थी कि हम कोई आपको दिखा भी नहीं सके, कटिंग वगैरह हम पेपर भी नहीं ले सके अभी, बल्कि कहानियों को हमने कट डाउन किया है। 2-4 कहानियां हमने ड्रॉप भी की है, मंडे को शायद उसमें हम ऐड कर दें। तो सूरत हाल ये थी। असल सूरत हाल ये है कि मुल्क के अंदर अभी जो इस्तेहकाम आना चाहिए था सियासी तौर पर वो नहीं आया, और उसके नतीजे के तौर पर मुल्क में जो है वो जोड़ तोड़ का फिजा जो है वो बनती दिखाई देती है। जी नाजरीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा। आप हमें अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। सोमवार को फिर हाजिर होते हैं, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।